हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जहां पे हमने मॉडुलस फंक्शंस कवर कर लिए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कवर कर लिए थे, उस पे क्वेश्चन भी कुछ किए थे जीआईएफ पढ़ के। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे हमने लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये लास्ट के दो फंक्शन है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैंने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए थे। ये वाला मैंने होमवर्क में दिया था, बहुत लोगों ने मुझे सबमिट किया था इसका, तो इसका मैं एक बार बता दूंगा एक बार, और फर्दर और भी मैं तुम लोगों को ग्राफ बनाने को एक बार और भी आइडिया दूंगा, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि बॉक्स के ग्राफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। और एक और चीज, होमवर्क में अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो होमवर्क डिस्कस करने में टाइम तो लगेगा ही ऑफ कोर्स। एंड याद होगा तो एनके सर ने वीडियो में एक सिग्नम फंक्शन नाम का एक फंक्शन तुम्हें बताया होगा, और लोग तो तुम लोग को दिक्कत होगी कि सिग्नम फंक्शन है क्या। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले सिग्नम फंक्शन। इसलिए जो भी वीडियो के डाउट्स, जो भी प्रीवियस होमवर्क के डाउट जो भी रहेंगे, वो तुम मुझे व्हाट्सएप अभी के लिए पूछ सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें डिस्कशन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। ये अपना लास्ट वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखो बाहर में x है और अंदर में बॉक्स ऑफ x है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस x को अंदर भेजते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का बॉक्स बन जाएगा। नहीं, ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम इसका बॉक्स निकालते हो और ये निकालते हो तो दोनों डिफरेंट चीजें, दोनों को सेम बिल्कुल नहीं मानना है। क्यों डिफरेंट चीजें हैं? क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर में आएगी। मैंने बताया भी था, थोड़ा सा आइडिया दिया था लास्ट क्लास में। तो ये जो वैल्यू है इंटीजर ही आएगी। एक्स के अगर जैसे जैसे रेंज चेंज होगा, जैसे अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो ये 0, एक्स की वैल्यू 1 से 2 लेंगे तो ये 1, 2 से 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू 3 और 2, 3 से 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वैल्यू इंटीजर ही देता है, नाम में ही है इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू देगा, और ये जो एक्स है वो तो वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो बेसिकली फंक्शंस क्या बनते जाएंगे, पहला आएगा 0, फिर आएगा 1x, फिर आएगा 2x, फिर आएगा 3x, 4x, 5x, 6x। इस तरीके से ग्राफ ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं इसको कैसे बनाना है। तो पहले अपन किसी का ग्राफ उसमें बना नहीं सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि sin x का बॉक्स बनाना है, तो पहले मैं sin x का ग्राफ बनाता था और उसके बाद उसका बॉक्स लेता था, यानी उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ बनाता था, जो कि क्या होते थे याद होगा तो उसके सारे पॉइंट्स एक लाइन में आते थे और एक स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस इंक्रीज होते थे, मतलब स्टेप अप फंक्शन की तरह दिखता था, कैसे स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कहीं ना कहीं तो ब्रेक हो के बन रहे थे वो सब। राइट, अब इसमें तुम सीधा किसका पहला जो फर्स्ट स्टेज का ग्राफ है वो सीधा नहीं बना सकते हो। इसका एक ही तरीका है, वो है केसेस। तो केसेस से सबसे पहले पूरा सबको अलग अलग कर लो। तो सबसे पहले केस 1, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 है। देयरफॉर y इज इक्वल टू x इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला जो केस है उसमें क्या बन रहा है, केस 1 में y इज इक्वल टू 0। केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 की बात करेंगे, अगर x की वैल्यू दूसरा रेंज लेते हैं 1 से 2 के बीच में, तो अगर 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो बॉक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में अगर अंदर में रेंज है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 ही आएगा। ये सबको पता ही है। ध्यान देना, मैं पहले वाले इनिशियल पॉइंट पे मैं क्लोज ब्रैकेट ले रहा हूं और आगे वाले पे ओपन ब्रैकेट ले रहा हूं। सिमिलरली इस पे क्लोज, आगे वाले पे ओपन। तो ऐसे हर एक केस में इनिशियल पॉइंट पे हमेशा क्लोज लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 अगर पुट करेंगे तो 1 का बॉक्स 1 ही रहता है, लेकिन 2 पुट करेंगे तो 2 का बॉक्स यानी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये 1 तभी आएगा जब इसकी वैल्यू 1 से 2 के रेंज में लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पहला वाला x, और ये बन जाएगा 1, क्योंकि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये सेकंड केस में वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू x। ठीक है, सिमिलरली अभी केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 कौन सा आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3। अब सीधा मैं लिख रहा हूं, देखना x बिलोंग्स टू 2 से 3 में सीधा इसके आगे लिख रहा हूं, y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये x वैसे का वैसे ही रहेगा, और 2 से 3 में बॉक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2x। ठीक है, सिमिलरली केस 4 की बात की जाए, अगर 3 से 4 तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, सिमिलरली अगर पीछे की बात की जाए, चलो ये तो आगे जा रहे हैं हम लोग, अगर पीछे में अगर देखा जाए यानी 0 से नेगेटिव वाले पॉइंट्स पे देखा जाए तो उसको केस 5 में लेके खत्म करते हैं। केस 5 अगर वैल्यू 0 से 1 हो गया, अब -1 से 0 अगर लेंगे, ठीक है,
-1 से 0। तो -1 से 0 में बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर एक्स की वैल्यू -1 से 0 आ रही है ऐसा, तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो वो बन जाएगा y इक्वल टू -x। सिमिलरली लास्ट केस देखते हैं, फिर एक बार डायग्राम बनाएंगे लास्ट में। x बिलोंग्स टू अगर है हमारे पास -2 से -1, तो बन जाएगा y इक्वल टू -2x। तो इस तरीके से हर एक केस में अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। तो चलो फाइनली प्लॉट करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। हर इंटीजर में ब्रेक कर देता हूं, यहाँ पे -1, -2, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे एक और पॉइंट लेते चाहिए तो 4, ठीक है। तो इतना मैंने केस इंटरवल लिया हुआ है। अब सबको एक एक करके प्लॉट करते हैं, तो ध्यान से देखना, अभी एक एक करके प्लॉट करने वाला हूं। सबसे पहले केस 1 है 0 से 1। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 सबको पता ही है, तो वो लाइन पैरेलल टू, वो तो एक्स एक्सेस ही बन जाएगा। पैरेलल भी क्यों बनेगा? वो तो एग्जैक्टली एक्स एक्सेस ही बनेगा। तो ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है वो पहला वाला केस का ग्राफ है। 1 पे क्या हो जाएगा? ओपन, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1, 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है, तो यहाँ पे डार्क कर देना और यहाँ पे हॉलो कर देना इस तरीके से, ठीक है। फिर 1 से 2 की बात की जाए तो 1 से 2 में देखो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन में मतलब क्या होगा कि 1 पे तो वैल्यू 1 ही आएगी। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है? 1 इज इक्वल मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, सिमिलरली x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ दिखेगा वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। अब 2 पे वापस से क्या हो जाएगा? ओपन, तो यहाँ पे भी ओपन कर देना। फिर 2 से 3 में देख सकते हो, तो 2 से 3 में अगर बनाओगे, 2 से 3 में तो y इक्वल टू 2x बनेगा, तो y इक्वल टू 2x, इसका मतलब अगर 2 पुट करोगे इसके अंदर तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो देखो ये और ऊपर चढ़ जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा और ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, जो भी है मैं इसके ऊपर बना देता हूं, तुम्हें अपना अच्छे से डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा और स्लैंटेड लाइन बनेगी, ठीक है। 3 से 4 में और भी ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कुछ बनेगा। तो इस तरीके से पहले ये y इक्वल टू एक्स देख सकते हो, y इक्वल टू 1x तो स्लोप 1, फिर 2x स्लोप 2, 3x स्लोप 3। तो इस तरीके से पहले 1x स्लोप 1, फिर स्लोप 2, फिर स्लोप 3, धीरे धीरे इसका स्लोप क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यानी पहला जो ऐसे बन रहा है उसके बाद थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद और भी थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। तो जो भी है वैल्यूज पेपर अच्छे से पूरा बड़े से पेपर पे वैल्यूज प्लॉट करना, y इक्वल टू 2x का ग्राफ इसके बीच में बनाना, ठीक है। 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाना। अब सिमिलरली नेगेटिव की साइड की बात कर लेते हैं। -1 से 0 में देखो y इक्वल टू क्या बन रहा है? -x। तो -x का ग्राफ कैसा दिखेगा? तो y इक्वल टू -x मतलब देखो x की जगह -1 पुट करोगे तो +1 आएगा, यानी इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे ऐसे, और 0 पे तो यहाँ पे वैसे ही मैच कर रहा है। अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर ली है, तो उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे पुट करो तो भी 0 आ रहा है, और 0 यहाँ पे पुट करो तो भी 0 आ रहा है। तो एकदम ऐसे मैच करते हुए आगे जाएगा। तो ये y इक्वल टू चाहिए, तो मैं सबके ग्राफ के नाम भी देता हूँ। y इक्वल टू -x, ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, यहाँ पे लिख देना y इक्वल टू 2x, यहाँ पे लिख देना y इक्वल टू 3x। सिमिलरली और एक लास्ट केस मैंने लिया था -2 से -1, उसका -2x आ रहा है। तो देखो -2x, चलो -2 पुट करते हैं तो 4 आएगा, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे मिलेगा, -2 पे वैल्यू ऐसे कुछ 4 आएगी यहाँ पे, एंड -1 अगर पुट करोगे तो +2 आएगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा ऐसे। सिमिलरली अगर पीछे और भी बनाओगे, जैसे कि -x है, ठीक है, इसको अच्छे से बनाते थोड़ा सा, ये -x है, ये y इक्वल टू -2x है, और भी बनाओगे तो इंक्लिनेशन इधर भी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन आई, फिर एक इंक्लिनेशन बढ़ा, फिर स्लोप 2, फिर 3, तो ऐसे इस तरीके से इंक्लिनेशन बढ़ते जाएगा। इधर भी पीछे -1, -2, -3, -4। तो ये अपना टोटल का इसका पूरा ग्राफ है। इसको चाहिए तो थोड़ा सा नीचे बना लेना, मतलब मैं तो थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इसको अच्छे से डायग्राम को प्लॉट करना, बस इस तरीके से स्लोप का इंक्लिनेशन बढ़ना चाहिए, दिखाना है, ठीक है। तो ये रहा ग्रेटेस्ट एक्स बॉक्स एक्स का ग्राफ, केसेस से ओपन करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है बॉक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो 1 और 10 के बीच में पूछा ही ऑलरेडी उसने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग एक्स का ग्राफ आना चाहिए सबको, ठीक है। तो लॉग एक्स के ग्राफ में थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हो, ऐसा कुछ होता है लॉग एक्स का ग्राफ, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 होती है, ये सबको होपफुली आइडिया होगा ही, ठीक है। तो अब देखो 10
10 पूछा उसने, अच्छा इसका बेस भी 10 लेना था, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देना ताकि उसके हिसाब से हो जाए, ठीक है। तो बेस भी 10 है उसका, क्वेश्चन में चेंज कर देना log x बेस 10, तभी तो अच्छे से बन पाएगा ग्राफ। तो 10 पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे 10 पे कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे अगर 10 की वैल्यू निकालते हैं log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये पूरा ग्राफ log x बेस 10 का है, लेकिन हमें log x बेस 10 का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, log x बेस 10 का भी बॉक्स, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पूरे किसी फंक्शन का बॉक्स लेना है तो क्या करोगे, जितने भी पूरा ग्राफ बन रहा है, देखो 1 से 10 के बीच में कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला, यहां से लेके इसके बीच में ये ग्राफ बन रहा है, तो इसका रेंज देखो, यानी इसकी वैल्यू किसके बीच में जा रही है, देखो तो 0 से 1 के बीच में जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें तो ज्यादा झंझट लगेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से 10 के बीच में log की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, और अगर 0 से 1 जा रहा है तो इसका मतलब 0 से 1 में अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 है, उसका बॉक्स लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 10 पे कर देता हूं हॉलो, क्योंकि 10 पे वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 10 पुट करोगे तो log 10 बेस 10 जो कि क्या हो जाएगा 1, और 1 का अगर बॉक्स करोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बनने वाला है। तो ब्लू वाला पूरा ग्राफ बनाना है, यहां से लेके यहां तक पूरा 0 और बस 10 पे वैल्यू 1, ठीक है। अगर यहां पे सपोज 1 की जगह 4 होता, तो ऐसे हम लोग याद होगा तो हमने साइंस के लिए भी किया था, या और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे इस पे। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 आता, तो हमें क्या करना पड़ता है, हर इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे इंटरवल में ब्रेक करना पड़ता है ताकि ये ग्राफ टूट सके, और जितनी बार वो ब्रेक हो रहा है उतनी बार उस पार्ट को ऐसे नीचे इस तरीके से लेके आना है। सपोज यहाँ पे 2 होता तो ये वाला पार्ट ऐसे नीचे आ जाता, फिर ये वाला पार्ट ऐसे नीचे आ जाता, फिर ये वाला पार्ट ऐसे नीचे आ जाता, सिमिलरली वाला, सपोज यहाँ पे अगर 4 होता, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसको फटाफट नोटबुक में बना लोगे, बस पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। अगर यहाँ पे 0 से 1 देख सकते हो एक ही केस बन रहा है, अगर यहाँ पे ज्यादा केस बन रहे हैं तो याद रखना कि इंटरवल्स में डिवाइड करो, हर इंटीजर पे ग्राफ को ब्रेक करो, और हर इंटीजर के इंटरवल में जो भी ग्राफ बन रहा है उसको ऐसे नीचे की तरफ उसका ग्राफ बना दो, एक लाइन बना दो। याद रखना चाहिए तुम्हें एक चीज कि स्टेप बॉक्स अगर जैसे ही फंक्शन आया तो यूजुअली अगर पूरा बाहर के अंदर बॉक्स है तो वैल्यू इंटीजर्स ही आएंगे, और जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा एक स्टेप ऑफ फंक्शन की तरह रहेगा। मतलब स्टेप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि ग्राफ ब्रेक होते हुए एक लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे लाइंस बनेंगे, वो डिपेंड करता है फंक्शन के अंदर की वैल्यू है क्या। चलो एक लास्ट का एक और क्वेश्चन बताता हूं, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 1। तो सबसे पहले मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो याद करो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना होगा तो मॉड का मतलब क्या है कि वी शेप ग्राफ बनने वाला है, और मॉड x माइनस 1 है तो 1 के आगे में x माइनस 1, 1 के पहले में इस तरीके से, तो वी शेप ग्राफ बनने वाला है। तो मैंने पहले ही बना दिया ब्लू पेन से, तो देखना है इसको। लेकिन ये किसका ग्राफ है, तो ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। हमें लेकिन मॉड x माइनस 1 का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें मॉड x माइनस 1 का भी बॉक्स लेना है। तो देखो पहले तो पॉइंट्स मार्क कर लेते जो भी है, ये जैसे कि 1 आ रहा है, ठीक है, और भी ले लेते 2, इसको और ऊपर तक ले जाता हूं, चलो 3 तक लेते, ठीक है, 0। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कि मैंने इस पहले वाले एग्जांपल में कहा था कि अगर वैल्यू कुछ ज्यादा होती तो हर इंटीजर पे ब्रेक करो, तो यही मैं करने वाला हूं। देखो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ पूरा 0 से लेके पूरा इंफिनिटी तक ऊपर तक जितना हो सकता है उतना बन रहा है, ठीक है। तो 0 से इंफिनिटी में जितने भी इंटीजर्स हैं सबको ऐसे प्लॉट कर दो y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या करोगे अब, सारे ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ जो भी इंटीजर से पास कर, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन बना के ग्राफ को ब्रेक करते चलो, ठीक है। अब ब्रेक कैसे होगा ग्राफ वो भी बताऊंगा, तो देखना ध्यान से अभी, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे लाइंस को ऐसे ब्रेक किया है, थोड़ा सा इवनली रखना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते चलो, इस तरीके से इसको ब्रेक करते चलो, ठीक है। फिर अब जैसे ये ब्रेक हो रहा है देख सकते हो कि यार इंटरवल ब्रेक हो रहा है, चलो तो पॉइंट्स निकालो। चलो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट आ रहा है कि वैल्यू 1 कब आएगी, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है 2 पे आएगी, क्योंकि x इक्वल टू 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 माइनस 1 1 ही आएगा। सिमिलरली 2 कब आएगा,
तो 3 वैल्यू पे आएगा 2, देख सकते हो 3 पे आएगा। और एक और यहाँ पे भी देख सकते हो -1 पे भी आएगा 2, देखो -1 अगर पुट करोगे तो -1 -1 -2 का मॉड 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे चेक करोगे -3 कब आएगा, तो ये भी देख सकते हो ये -2 पे आएगा। और यहाँ पे कोई सेम चीज 3 कब आएगा, जब यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी। देख सकते हो 4 वैल्यू पुट करोगे तो 4 -1 3 और 3 का मॉड 3। तो इस तरीके से पूरे ग्राफ को ऐसे इंटीजर्स में ब्रेक करना है। तुम चाहिए तो और भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ब्रेक कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो भी ब्रेक्स आ रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे इंटरवल ब्रेक हुए हैं, उन सबको एक एक करके चेक करो। तो जैसे 0 से 1 की बात करते हैं, तो 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है, ये मॉड x - 1 का ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है मॉड की, तो वो भी 0 से 1 ही आ रही है। और अगर 0 से 1 कोई भी वैल्यू है, अगर उसका बॉक्स लेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसका बॉक्स 0 आएगा। तो इस तरीके से 0 से 1 में उसका बॉक्स क्या होने वाला है, 0। अब ओपन एंड पॉइंट चेक करो, कौन से पॉइंट पे ओपन और कौन से पॉइंट पे क्लोज। तो 0 पे देखो, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब 1 का अगर बॉक्स लोगे तो 1 का बॉक्स क्या होगा, 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर का अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी उसका बॉक्स निकालते हैं तो वैल्यू वही आती है। तो इसलिए यहाँ पे हॉलो कर दोगे और यहाँ पे डार्क। सिमिलरली 1 पे चेक करो, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है, क्योंकि इस पे टच कर रहा है ना ग्राफ। तो 1 पे वैल्यू 0 आ रही है और 0 का बॉक्स तो 0 रहने वाला है, तो ये तो डार्क ही होने वाला। फिर आगे वाले इंटर में बढ़ते हैं 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में देखो ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसका रेंज देखो किसके बीच में आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में अगर इसका रेंज आ रहा है, लेकिन हमें उसका बॉक्स करना है, तो 0 से 1 के अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वैल्यू ऑब्वियसली बात है क्या होने वाली है, 0 ही आने वाली है। तो इसलिए मैंने 1 से 2 में वापस से एक लाइन ऐसे वही एक्स एक्सिस पे लाइन बना दिया, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, वही तो आएगा ना y = 0 का मतलब लाइन विच इज एक्स एक्सिस। बस फिर 2 पे वैल्यू क्या है देखते हैं। 2 पे वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, तो 2 पे वैल्यू अगर 1 है और 1 का अगर बॉक्स निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हॉलो और यहाँ पे डार्क, ठीक है। फिर देखो आगे नेक्स्ट इंटरवल 2 से 3। अगर 2 से 3 की बात की जाए तो 2 से 3 के बीच में ये वाला ग्राफ बन रहा है, ये वाला इतना सा पार्ट, ये वाला। अब ये वाला जो पार्ट है इसका रेंज देखो किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू पूरे मॉड की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। और अगर 1 और 2 के बीच में है उसका भी बॉक्स निकालना है, देखो मॉड का भी बॉक्स निकालना है ना, तो उस 1 से 2 का अगर बॉक्स निकालेंगे, अगर कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो अगर इसके बीच में अगर इंटरवल है तो हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इसे देखो 1 पे मैंने ऐसे एक लाइन बना ली। फिर सिमिलरली आगे बढ़ते 3 पे देखो, 3 पे वैल्यू क्या जा रही है, तो x की जगह अगर 3 है तो वैल्यू 2 आएगा और 2 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे डार्क। सिमिलरली अगर आगे जाओगे तो इस तरीके से ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और अगर सिमिलरली से पीछे भी जाओगे तो इस तरीके से पीछे भी क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से बढ़ते जाएगा। जो भी है पीछे बनाते जा सकते हो तुम चाहिए तो, ठीक है। तो ये है हमारे पास y = बॉक्स ऑफ मॉड x - 1 का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाले जो पॉइंट्स, ब्लैक वाले जो लाइंस है वो एक्चुअली में इसका ग्राफ है। ब्लू वाला ग्राफ नहीं है, ब्लू वाला मॉड x - 1 का ग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो एक बार, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, तो फटाफट इसको लिखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई तो तुम लोग मुझे अभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत जा रही है, कुछ ग्राफ में दिक्कत जा रही है या फिर कुछ कंसेप्ट में दिक्कत जा रही है तो पूछना एक बार, ठीक है। चलो लिख लो इसको अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको शॉर्टकट में एफपी भी बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एफपीएफ, जो जीआईएफ हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों कहां से आए, इनफैक्ट ये कुछ नहीं है, बस एक्चुअल में क्या होता है कि एक कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि डेसिमल हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, तो कोई भी नंबर को हम हमेशा 2 पार्ट्स में सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक तो होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसी से यहाँ पे जीआईएफ और एफपीएफ आए हैं। तो देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सपोज 4.9 है हमारे पास, तो 4.9 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 0.9, जहां पे 4 जो है वो होता है जीआईएफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पार्ट है,
और ये जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि है एफपीएफ। तो इसको यूजुअली हम लोग आई भी बोलते हैं कई बार, और इसको मैं स्मॉल एफ से भी डिनोट करता हूं। तो कोई भी अगर नंबर है हमारे पास, मान लो एक्स नंबर है, उसको हम हमेशा आई प्लस एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आई जो है वो क्या है, इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बॉक्स ऑफ एक्स से, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो बचा है, जो अभी नया वाला भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी नंबर को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो कोई भी नंबर मान लो एक्स है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट आखिर होता क्या है। इसी से हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है। तो अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छे से आता है, फटाफट वैल्यू निकालनी आती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं फटाफट, ठीक है। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सपोज में निकालना है 3.7। तो देखो 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7। तो कितना आएगा ये देखो, 3.7 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 तो 3 होता है, ये सबको पता ही है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 इज इक्वल टू 0.7। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स लेते थोड़े से, ठीक है। सेकंड पार्ट, सपोज मुझे निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कैसे निकालोगे, तो देखो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, और माइनस ग्रेटेस्ट 2 का भी ग्रेटेस्ट क्या होता है, 2 ही होता है। तो देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। और होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि 2 एक ऑलरेडी इंटीजर है। देखो आई प्लस एफ याद रखो, अगर कोई नंबर है उसमें 2 लिखा है तो उसमें फ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या रहेगा, 0। इनफैक्ट मैं हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालता हूं, अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 भी निकालता हूं तो भी क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कि अगर थर्ड पार्ट लेते, चलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.99976 ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 3.9999 3 बार 9 76 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99976। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3.999976 माइनस 3.99976 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3। 4 मत कर देना, राउंड ऑफ करके बिल्कुल 4 नहीं करना है। इसका ग्रेडेशन कितना आता है, 3। ये तो मैंने पहले भी क्लियर किया था, ठीक है। और जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0.999976। तो देख सकते हो अभी आइडिया तो आएगा होगा फ्रैक्शन पार्ट का मतलब क्या है, कि देखो सीधा क्या है, ये वाला इसका फ्रैक्शन का जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो, लेकिन अब मैंने जो कहा डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो तो हमेशा वैलिड होना चाहिए। तो चलो एक और एग्जांपल बताता हूं, अभी कुछ नेगेटिव नंबर्स का भी खेल कर लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में सपोज लेता हूं मैं -2.3, ठीक है। तो -2.3 का निकाल के देखते हैं इसी फॉर्मूले से। तो -2.3 वो तो x वैसे का वैसे ही आएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। तो चलो निकाल के देखते हैं, -2.3 माइनस ऑफ -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, उसके जस्ट पहला वाला इंटीजर यानी -3। अब देखो कितना बन रहा है, -2.3 प्लस 3। अब 3 माइनस 2.3 करोगे तो कितना आएगा, 0. अच्छे से लिख लेते हैं, 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 इज इक्वल टू 0.7। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एग्जैक्टली 0.3 था, तो यहाँ पे 0.7 आया, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव के लिए, ठीक है। नेगेटिव का अगर देखा जाए, सपोज -100.973 ऐसा कुछ लिया, ठीक है। तो अब सोचो अगर अपन पॉजिटिव नंबर ले लेते हो, 3.7 लिया तो यहाँ पे 0.7 आएगा, ठीक है। सीधा वही जो वैल्यू है। इंटीजर लिया तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, इंटीजर में कोई डेसिमल के बाद वैल्यू ही नहीं है, तो फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं। फिर ये वाला लिया पॉजिटिव वापस से, तो ये जो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू वो पूरा बन जाएगा। सिमिलरली देखो ये जो भी लिया, अब जैसे मैंने नेगेटिव लिया तो क्या हो रहा है, वैल्यू ये जो 0.3 है वो नहीं आ रही है, बस 0.7 आ रही है। उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो उसको। क्यों आ रही है, क्योंकि देखो -2.3 को हम लोग इस केस में क्या लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि -2 माइनस 0.3, ये नहीं है, ये देखो बीच में माइनस आ गया ना, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस। तो इसीलिए प्लस लाने के लिए
मैंने इसको लिखा -3 + 0.7। इसका मतलब ये इसका इंटीजर हो गया और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। याद रखना I + f है, I -f नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, ये लास्ट वाला, तुम चाहे तो खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें करो, इसकी वैल्यू क्या निकालोगे सीधा, तो देखो 0 तो आना ही है, 0.973, मतलब 1 में से अगर 0.973 हटाओगे तो जो भी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली मैच करोगे। देखो कितना आ रहा है, 7, 2 और ये कितना बन जाएगा 0, तो 0.027 बन रहा है। हेंस यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर तुम अगर वैल्यू से भी निकालोगे -100.973 और अगर इसका ग्रेडेड शेयर निकालोगे तो कितना आएगा -101, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -0.027। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू डिफाइन होता है, तुम्हें इस तरीके से याद रखना है। तुम चाहे तो इसको फटाफट अभी निकालने के लिए ये भी वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो मैं 6th एग्जांपल लेके बताता हूं एक बार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3401, तो सीधा सीधा लिख सकते हो 0.3401। 2 जो है उसका ग्रेडेशन है तो 0.3401। 7th पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.141, ठीक है। तो जैसी वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 में से 0.141 हटाओ तो 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, देख सकते हैं 8, 5, 9 एकदम मैच कर रहा है। 10 और 9, 10 और 8, 9, 10 सही। तो 0.859 तुम चाहिए तो और भी ले सकते हो, ऐसे अनगिनत एग्जांपल ले सकते हो। तुम्हें चाहिए तो -100 ले लो। चलो इसका बताओ, -100, तो -100 का ग्रेडेशन क्या होता है, -100 ही रहता है। तो -100 में से जब -100 हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0, और आना भी चाहिए 0 क्योंकि एक इंटीजर है। मैंने कहा ही था इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या रहेगा, 0। फिर नेक्स्ट पार्ट एक और लास्ट देखते हैं, चलो लास्ट के 2 कर लेते हैं फटाफट। -2.14, ठीक है, 2.14 -2.14, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 86। सिमिलरली लास्ट वाला -0.9999, इसका कितना आएगा -0.9999, तो अगर इसका निकालोगे तो ये बन जाएगा 0.0001। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज एग्जांपल में तुम लिख सकते हो। डेफिनेशन में कुछ लिखना नहीं है, सीधा ऐसे लिखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इट इज डिफाइंड एज x minus it is defined as curly brackets of x and it is equal to x minus gradation error of x, ठीक है। तुम ये थ्योरी लिख सकते हो, बस इससे स्टार्ट भी कर सकते हो, वो डेफिनेशन नहीं भी लिखना तो भी चलेगा। बस तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है, कोई भी नंबर को हम लोग इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज बतानी है खत्म करने से पहले, ग्राफ अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आ रहे देखो 0.7, 0, 0.996, 99976, 0.7, 0.027, 0.3401, देख सकते हो जो भी सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें से एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और एक भी वैल्यू 1 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सारे जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 से 1 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। रेंज तो ऊपर हमने पढ़ा होगा, फंक्शंस पढ़ रहे हो तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख दो, बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 1। देख सकते हो कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, नहीं, 0 आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है, यानी इस f की वैल्यू, f बोलो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसको लिख लो, आगे और भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एफपीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि रेंज है, जो भी वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसलिए रेंज जो है इसका 0, क्लोज 0 से ओपन 1। 0 जा सकता है, 0 कब आता है यूजुअली जब इंटीजर वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, और अदरवाइज 0 से 1 के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। 1 वैल्यू कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा, जैसी 1 पे आएगा वो वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेगी, ठीक है। 1 पे इसलिए ओपन रहेगा, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्लोज 0 से ओपन 1 याद रखना है तुम्हें। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर फर्स्ट समझ में आया तो सेकंड समझ में कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो इसका रेंज 0 से 1 है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। इनफैक्ट नॉन नेगेटिव लिखा है, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस खत्म। फिर थर्ड पॉइंट, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर कोई भी इंटीजर यानी 5, 100, 200, 3000 जो भी है, -3000, -2, -5, कोई भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी
0। ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तुम चाहे तो एग्जांपल में चेक कर सकते हो। तुम्हें बस इतना याद रखना है फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट प्लस 4 पॉइंट, अगर कोई भी नंबर में मान लो x है 4.9 है, उसमें कोई भी इंटीजर ऐड करते हो तो वो इंटीजर तुम हटा सकते हो। सोचो 4.9 है, x को मान लो 4.9 सपोज, ठीक है, और i कोई भी इंटीजर ले लो, चलो 1000 ले लो, तो 4.9 प्लस 1000, तो 4.9 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 4.9 प्लस 1000, तो देख सकते हो 4.9 प्लस 1000 हमारे पास आएगा 1004.9, और 1004.9 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालोगे, एफपीएफ निकालोगे, तो कितना आएगा? ऑब्वियसली बात है 1004.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही आएगा। या फिर तुम सीधा 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, आई को हटाई दो वहां से, ये भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी इसीलिए है कि अगर कोई भी इंटीजर ऐड हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो उसको सीधा इग्नोर मार सकते हो, उसको सीधा फ्रैक्शनल पार्ट से हटा सकते हो। याद होगा तो अगर फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट जीआईएफ की बात की जाए, बॉक्स के लिए बात की जाए, प्लस आई अगर होता था तो हम लोग क्या करते थे? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई करते थे, आई को बॉक्स में से बाहर निकाल सकते थे। और यहाँ पे क्या है कि आई पूरा गायब ही हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तुम जी तो और भी कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो। सपोज मैं लेता हूं 4.9 माइनस 5, ठीक है, 4.9 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस 0.1। ठीक है, 4.9 माइनस 5 करोगे तो माइनस 0.1, और माइनस 0.1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो 0.1 नहीं 0.9 आएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 0.5, 4.9 माइनस 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 आ रहा है, या फिर सीधा 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, 0.9 ही आएगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कोई भी क्वेश्चन को सिंपल कर देता है, जो भी यहाँ पे इंटीजर उसको सब निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखो। याद होगा तो जीआईएफ में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, तो उसमें दो केसेस बनाए थे, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर। सेम पर्टिकुलर इसमें भी केस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो इसमें अगर इंटीजर है, चलो कोई इंटीजर लेके देखते हैं, 100 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 100 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर इंटीजर लेते हैं तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑब्वियसली पता ही अपने को, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इंटीजर अगर लेते हैं तो इन दोनों का सम क्या होने वाला है? 0। ठीक है, फिर अगर इंटीजर नहीं लेते हैं तो क्या? तो चलो लेके देखते हैं 0.1 लेके देखते हैं एक्स की वैल्यू। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही आएगा, और माइनस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 आएगा। तो ये 0.1 और ये 0.9 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। तुम चाहे तो कोई भी अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हो, इसको चाहे तो तुम बॉक्स के भी प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो। याद होगा तो चलो मैं इसको प्रूव करके बता दो बॉक्स के प्रॉपर्टी के साथ भी। अगर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स है तो हमने यहाँ पे दो केसेस बनाए थे, याद होगा तो, कि एक तो क्या बनाया था, सपोज अगर इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर है तो 2 और -2 तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे तो सीधा ही 0 बन रहा था, और अगर नॉन इंटीजर है तो याद होगा तो ये -1 बन रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी, हमने जीआईएफ के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, इसका बताया भी था मैंने प्रूफ। ठीक है, अब इसी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखो, तो सपोज मुझे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को, इसको ये लिख सकता हूं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि देखो एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही तो है ना डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट कि आई प्लस एफ होता है। तो मैंने इस आई को लिख दिया एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। सिमिलरली इसको भी लिखता है, देखो इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे x एंड माइनस एक्स क्या हो रहा है? कैंसिल। तो ये बन जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। जी तो पूरे में से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, पूरा कॉमन आ गया, बॉक्स नहीं है, ये बस मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा कॉमन आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में तो वही सेम चीज है, -1, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो देख सकते हो यहां से अगर माइनस हटाते हो तो 0 में तो कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 1। तो देख सकते हो सीधा यहाँ से प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। और नीचे वाला जो लिखा है वो सेम चीज है, वन एंड द सेम थिंग है, कि बस मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को इधर राइट हैंड साइड में भेज दिया है। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अगर निकालना होता तो हम लोग अगर इसको भेजेंगे, अगर एक्स इंटीजर है तो उसको सीधा माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो अगर इंटीजर है तो ही बाहर ले सकते हैं,
ऑब्वियसली बात है, बाहर लेने से मतलब ही क्या बढ़ रहा है, क्योंकि इंटीजर है तो फ्रैक्शन पार्ट तो ऑब्वियसली जीरो ही आने वाला है, तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा, तो ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वली होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो क्या, तो अगर इंटीजर नहीं है तो देखो इसको इधर भेजोगे तो ये 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा, जो कि तुम्हें याद रखना है इसको अच्छे से, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो होपफुली हमने फंडामेंटल पीरियड नाम की कंसेप्ट पढ़ा होगा फंक्शंस टॉपिक में। तो ये पीरियड जो होता है मतलब कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो ये पहले मैं ग्राफ बताऊंगा, अभी यहीं पे ग्राफ बताता हूं, ठीक है, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफ ऑफ एफपीएफ, तो ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसका बनाते हैं चलो। तो वापस से ये जो ग्राफ है हर इंटीजर पे ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4, सिमिलरली पीछे भी -1 -2 -3। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एफपीएफ मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो अब देखो सबसे पहला केस लेते हैं, सपोज x की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x बन जाएगा, यानी जो सीधा जो लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स लाइन, फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x बन गया, तो बस उसके बाद तो बस ये 1 है, ठीक है। देख सकते हो जी, तो 0.1 पे वैल्यू 0.1 ही तो आएगी ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 0.9 ही आएगा। अब वापस से 1 पे आया तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वापस से क्या हो जाएगा 0। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2 है, तो 1 से 2 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी x माइनस 1, तो x माइनस 1 बन रहा है, तो देखो इसका अभी भी स्लोप 1 ही है, तो स्लोप कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस इसका जो इंटरसेप्ट है वो -1 बन गया है, यानी x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे 1 से पास होते हुए बनेगा, लेकिन हमें 1 और 2 के बीच में बनाना है, तो थोड़ा सा स्लोप देखना अच्छे से, दोनों मैच होने चाहिए, स्लोप इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली 2 से 3 बनाओगे तो वो भी इस तरीके से बनेगा, 3 से 4 भी इस तरीके से, पीछे बनाओगे वो भी इस तरीके से। तो देख सकते हो ये जो ग्राफ बन रहा है अपना, यहाँ पे इस केस में जो ग्राफ बना है, ये जो पूरा ग्राफ है वो देखो पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा, नीचे तक नहीं जा रहा, बस ग्राफ 0 और 1 के बीच में है। इसलिए अपने जो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा था मैंने, रेंज इज 0 से 1, तो वो तो दिख ही रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो हर इंटीजर पे वैल्यू 0 आ रही है और 1 पे क्या आ रहा है ओपन, क्योंकि देखो सब पे ऊपर पे क्या आ रहा है हॉलो आ रहा है, तो 1 तो कभी अटेन नहीं करेगा, वो 0 और 1 के बीच में इसका आएगा हमेशा रेंज। और लास्ट वाला देख लो, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1, तो देखो ग्राफ जो है वो रिपीटिंग ग्राफ है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए यहां से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि देखो कितने के बाद रिपीट कर रहे हैं, ये जो 0 से 1 के बाद वापस से 1 से 2 में वही सेम चीज, 2 से 3 में वापस से वही सेम चीज, 3 से 4 में वापस से वही सेम चीज। तो देख सकते हो ये ग्राफ का पीरियड जो है वो 1 है, क्योंकि 1 के बाद बार बार ग्राफ रिपीट हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी और ये दोनों ग्राफ अच्छे से अपने नोटबुक में बना लो, ठीक है। मैं आज अभी थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन का भी कुछ इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। दोनों पे क्वेश्चन मिला के अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक सिग्नम फंक्शंस का भी अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है सिग्नम फंक्शन, तो वो भी अपने नोट में फटाफट एफपीएफ के बाद ही तुरंत लिख लो, कुछ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस सीधा फंक्शन का डेफिनेशन बताऊंगा और खत्म करूंगा, ठीक है। तो इसको फटाफट अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आता है जो कि सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को शॉर्टकट पे डिनोट करते हैं एसजीएन फंक्शन, एसजीएन ऑफ एक्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन का डेफिनेशन पहले लिखा देता हूं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल इंटीजर पॉइंट्स वाले वैल्यूज देगा ये, ठीक है। और वो इंटीजर 3 ही है बेसिकली, 1 0 और -1। तो सिग्नम एक्स का फंक्शन डिफाइंड होता है इस तरीके से कि इसमें 3 टाइप ऑफ वैल्यूज आती है आंसर में, कि 1 0 या फिर -1। तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सिग्नम की वैल्यू आएगी फिर 1, अगर एक्स की वैल्यू आ रही है 0 तो सिग्नम की वैल्यू आएगी फिर 0, और अगर एक्स अंदर का फंक्शन में वैल्यू आ रही है नेगेटिव तो अंदर की मतलब सिग्नम की वैल्यू बन जाएगी -1। अगर एग्जांपल्स कुछ देखे जाए तो सिग्नम ऑफ सपोज मुझे निकालना है 2, तो सिग्नम ऑफ 2 क्या होगा, हो जाएगा 1, क्योंकि देखो 2 पॉजिटिव है, अंदर वाली वैल्यू बस पॉजिटिव नेगेटिव या 0, बस यही चेक कर रहा है वो। सिग्नम ऑफ पाई, पाई भी देखोगे पॉजिटिव वैल्यू है तो वैल्यू आएगी 1। सिग्नम ऑफ √16 -4, तो ऐसा कुछ दिया तो देख सकते हो 4 - 4 0 है,
तो जीरो का सिग्नम तो जीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर वैल्यू अंदर की आ रही है तो ये भी जीरो, ठीक है। सिग्नम ऑफ -102, तो देख सकते हो कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो सीधा आंसर बोलोगे -1। तो आंसर में बस तीन ही पॉसिबल केसेस हैं कि 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा, मतलब सिंगल इंटीजर वैल्यूज आएंगे बस, ये तीन, 2 -2 कुछ नहीं, बस 1 0 या फिर -1। तो इसका रेंज भी अगर बात की जाए तो रेंज में यहां पर लिख सकते हैं, रेंज में तीन ही वैल्यूज है, -1 0 एंड 1। तो इस तरीके से इसको अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाया मैंने क्योंकि वो सेट है, ठीक है, सेट में बस तीन ही पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 0 1। तो इस तरीके से रेंज आएगा हमारे पास और सिग्नम की वैल्यू इस तरीके से आती जाएंगी। सपोज एग्जांपल और लेते हैं, सिग्नम ऑफ π² - 2π। तो जो भी वैल्यू है सब निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे इसको अच्छे से निकालो, सिग्नम ऑफ π इंटू π-2, राइट। अब π इंटू π-2 ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, पाई तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो π-2 भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, तो सीधा सीधा लिख दो वैल्यू 1, ठीक है। सिग्नम ऑफ e - π, तो e की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 2.7 समथिंग होती है, और पाई की वैल्यू 3.4, तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और जैसी अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो सीधा आंसर बोलना है -1, ठीक है। और अगर सिग्नम ऑफ मैं कहता हूं π² - e², ये भी चेक कर सकते हो, π² और e², पाई और e में बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स पाई बड़ा है, तो π² - e² में ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक है। π² - e² की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1। तो अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1, अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो -1, और अंदर की वैल्यू 0 है तो 0। बस ये तीन केसेस है, इनको अच्छे से तुम्हें याद रखना है। डेफिनेशन है SGN यानी सिग्नम ऑफ एक्स। चलो इस पे कुछ एग्जांपल बता देता हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में FPF के भी एग्जांपल्स करेंगे और थोड़े से और डिफिकल्ट एग्जांपल्स करते हैं। ये मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल है ना, तो देखो, सॉल्व सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया, सिग्नम ऑफ फंक्शन दिया है और इक्वल टू 1 है। तो सिग्नम की वैल्यू 1 कब आती है, जब अंदर की वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है, जब अंदर की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा। इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नम की वैल्यू क्या बोल रहा है 1, तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव। अब बस फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0, बाकी तो विविकर बात है ये सबको अभी तक, 1 2 दोनों पॉइंट से क्रिटिकल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से विविकर बनेगा इसका, ठीक है। अब इस पे ओपन है, इस पे ओपन है, बस अब तुम्हें पॉजिटिव कहां, देखो पॉजिटिव चेक करना है, तो ये इंटरवल ये और ये, तो x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू जब इसके बीच में होगी तो ये सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ पे सिग्नम -1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज लेस देन 0। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता है कोई भी क्वेश्चन में, तो दिमाग में एक ही चीज दौड़नी चाहिए, वो है ग्राफ। तो ग्राफ से सोचना है, तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास सिग्नम ऑफ x इक्वल टू मॉड x, तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे सिग्नम का ग्राफ नहीं बनाया, तुम चाहे तो खुद भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले सिग्नम का ग्राफ, तो ब्लैक लाइन से। तो सिग्नम का ग्राफ बहुत सिंपल सा ग्राफ है, क्या होगा देखो, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, ग्राफ ऑफ सिग्नम तुम अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। एक्स एक्सिस y एक्सिस, अगर x पॉजिटिव है तो 1, x नेगेटिव है तो -1, और अगर 0 है तो 0। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये यानी जो पॉइंट है, ये इसका ग्राफ है। तो सिंपल सा एक नॉर्मल सा ग्राफ है एकदम, नेगेटिव में -1, पॉजिटिव में 1 और 0 पे 0। तो इसको अच्छे से बनाते देखना अभी इस पे, ये -1 यहाँ पे हॉलो लेना क्योंकि 0 पे 0 आएगा और 1 पे 1 आएगा, 0 1 पे भी 1 पे 0 आएगा, ऑफकोर्स 1 पे तो 1 ही आएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नम का ग्राफ बन गया। अब सिमिलरली हम लोग अभी जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखो कैसे दिखेगा, वी शेप, सबको याद होगा अब तक। तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, और ये जो ब्लैक वाला है वो है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। अब चेक करो दोनों जो ब्लैक और जो रेड ग्राफ है वो दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक आ रहा है एक पॉइंट, ठीक है, तो वही वैल्यू आएगी, और यहाँ पे भी आ रहा है एक पॉइंट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएंगे, सीधा सीधा बोल सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आएंगे। और वो कौन कौन से आएंगे वो भी बता सकते हैं। देखो ये 0 पे एक आ रहा है, तो देखो सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है 0, और मॉड ऑफ 0 भी कितना होता है 0, तो 0 और 0 इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली वाला पॉइंट में निकाल सकते हैं ये और ये पॉइंट कब इक्वल होंगे, तो सिग्नम ऑफ 1
1 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिग्नम ऑफ 1 क्या आएगा, वो तो भी 1 ही आएगा, और 1 का मॉड भी क्या आएगा, वो भी 1 ही आएगा। तो इसीलिए 0 एंड 1 इसके दो सॉल्यूशंस है, उसको बिना हम लोग सोल्यूशन निकाले हम लोग सीधा ग्राफ से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ये दिमाग में डाल लो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ग्राफ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अब जो भी मैंने सिग्नम का जो टॉपिक पढ़ा है, तुम चाहिए तो वो जो एनाके ने जो पढ़ा होगा तुम्हें आज सिग्नम के ऊपर, तो उस पर क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशन से जाना अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास पे इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, एफपीएफ के भी कुछ क्वेश्चंस कराने मुझे, फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ और सिग्नम तीनों मिला के कुछ अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे जो भी तुम्हारे डाउट्स है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं होमवर्क, कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे तो उसको अच्छे से कर लेना। होमवर्क लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे एक्सरसाइज मेंशन कर दूंगा, कौन सी एक्सरसाइज। शीट तो तुम्हारे पास होगी ही, मैंने तुम लोग को पहले ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज चुका हूं। ठीक है, तो अच्छे से करना पूरा, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो पूछना जरूर। चलो ये वीडियो खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।